नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें बताते हैं, साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स लेकर आते हैं। तो फटाफट से देख लेते हैं कि आज की कुछ बड़ी खबरें कौन सी है। सबसे पहले गोल्ड और सिल्वर की अगर बात करें तो आज एक रेंज में ही कारोबार दिख रहा है, लेकिन इक्विटी मार्केट में जो बिकवाली आई है उससे सपोर्ट मिल रहा है। डॉलर और यील्ड में भी हल्की नरमी यहाँ पर देखने को मिल रही है। कच्चे तेल की बात करें तो सप्लाई की चिंता अब यहाँ पर हावी होती दिख रही है, और चीन से मांग घटने की जो चिंता थी उस पर अब सप्लाई की चिंता ज्यादा हावी दिख रही है। नेचुरल गैस उत्पादन में कमी के अनुमान से यहां पर तेजी का रुख है। कॉपर डॉलर में नरमी से हावी सपोर्ट मिल रहा है। जिंक चीन में राहत पैकेज की उम्मीद से यहां पर सपोर्ट है। हालांकि आज के कारोबार में हल्की गिरावट यहां पर एमसीएक्स पर दिख रही है। निकेल बैटरी के लिए ग्लोबल मांग बढ़ने का अनुमान है। एल्युमिनियम मुनाफा वसूली का दबाव यहां पर भी है। करीब करीब 1% की कमजोरी दिख रही है। 255 रुपए के आसपास एमसीएक्स एल्युमिनियम ट्रेड कर रहा है। अब बात एग्री मार्केट की। मेंथा ऑयल जहां पर कम उत्पादन का अनुमान है, किसान दूसरे फसलों का रुख कर रहे हैं, उससे यहां पर लग रहा है कि उत्पादन कम रह सकता है। कॉटन कम आवक और मजबूत मांग से तेजी है, और एक खबर यह भी आ रही है कि एक्सपोर्ट पूरी तरह से यहां पर बैन किया जा सकता है ताकि घरेलू सप्लाई बढ़ाई जा सके। हल्दी आवक बढ़ने से यहां पर दबाव है। जीरा नई आवक में जो आ रही है जीरे की, उसमें 8 से 10% का मॉइस्चर है। धनिया एक्सपोर्ट मांग और कम उत्पादन से कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। आज रेंज में ही कारोबार हो रहा है। कैस्टर ऑयल का एक्सपोर्ट 15 से 20% कम रहने की संभावना है, क्योंकि बकाया स्टॉक काफी कम है। ग्वार की बात करें तो घरेलू और एक्सपोर्ट मांग में तेजी से यहां पर सपोर्ट मिल रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं फटाफट से कच्चे तेल की, जहां पर कल अच्छी तेजी निचले स्तरों से देखने को मिली और आज वो कंटिन्यू होती दिख रही है। आज करीब आधे % के आसपास की तेजी दिख रही है। किशोर जी, क्या लग रहा है कच्चे तेल में ये तेजी और बढ़ेगी यहां से क्या? विश्वमोहन, यहाँ पे जो 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 करेक्शन हम लोग ने देखे थे, वो खास करके जो चाइनीज लॉकडाउन के ऊपर था। एंड देन फिर चाइनीज सेंट्रल बैंक ने जो थोड़ा मॉनेटरी सपोर्ट देने के बात हुआ था, तो थोड़ा सेंटिमेंट्स रिकवर हुआ था। जो रिस्क ऑफ सिनेरियो था उसका सेंटिमेंट सुधरा था। और जैसा मार्केट्स थोड़ा सा उक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से नजर हटा रहे थे, पुतिन वापस एक बार याद दिलाया कि ये कॉन्फ्लिक्ट जारी है और इसके असर यूरोपियन गैस सप्लाईज पे, यूरोपियन एनर्जी सप्लाईज पे असर हो सकता है। तो कल जो पोलैंड के जो गैस सप्लाईज के ऊपर रुकावट लगाया था, जो टेम्पररी था, बट इट वाज आई फील दैट इट इज एन इंडिकेशन दैट कि इधर गैस प्राइसेस या ऑयल प्राइसेस दोनों में कहीं भी अगर करेक्शन आता है तो रशिया उसको प्रॉप अप करने का कोशिश करेगा और ऑल्सो इसको यूज करेगा डिप्लोमेसी के थ्रू और यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर दबाव बनाने के लिए यूज करेगा। तो आई थिंक इस चिंता के साथ जो वापस जो क्रूड में तेजी का माहौल बना है, फिलहाल के लिए आई थिंक ये तेजी कंटिन्यू रहना चाहिए और जो भी डिप्स मिलता है इसमें खरीदारी करके चलना चाहिए। आई थिंक इंट्राडे अगर क्रूड ऑयल, अगर एमसीएक्स की बात करता हूं मैं, 7720 के आसपास मुझे अच्छा बाइंग लेवल दिखता है। अगेन वापस हम लोग 8000 के ऊपर पार कर सकते हैं। तो आई थिंक शॉर्ट टर्म में तेजी कंटिन्यू रहना चाहिए। शॉर्ट टर्म में तेजी दिख रही है। अब धर्मेश जी, आपको क्या लग रहा है? क्या आपको भी लग रहा है कच्चे तेल में ये तेजी जारी रहेगी? देखिए, अगर कच्चे तेल की बात करो तो डेफिनेटली मुझे भी लग रहा है कि काफी इसमें फर्मनेस है। जो दायरा है वो अभी भी मेंटेन रखा है। जिस तरह किशोर जी ने कहा है, मार्केट इसी दायरे में ट्रेड हो रहा है। फंडामेंटली मार्केट में जो अनसर्टेनिटी है उस कारणवश इससे काफी एक तूल मिल रहा है और प्राइस में आपको एक बढ़त भी देखने मिल सकती है। मैं रेकमेंड करूंगा कि जब तक प्राइस $100 के इर्द गिर्द सस्टेन हो रहा है, डेफिनेटली यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी है। और जिस रफ्तार से मार्केट में, अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कंजम्पशन के एंटिसिपेशन बढ़ने की ख्वाहिश है, प्लस सप्लाई कंस्ट्रेंट है, तो उस कारणवश आपको एक दायरा नियमित रहेगा। तो मैं रेकमेंड करूंगा 7-800 के नीचे के लेवल काफी अच्छे हैं, यहाँ पे एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। और अपसाइड 8000-8100 के स्तर है, जो वहां पे मैं आपको मुनाफा वसूली करने की सलाह दूंगा। इसी दायरे में रहेगा। और अगर डाउन साइड अगर 7300 के स्तर ब्रेक करते हैं तो शायद यू टर्न के चांसेस ज्यादा है। बट लगता नहीं है मार्केट में, यहाँ पे मंदी है, यहाँ पे गिरावट पे आप बाय करके चलिए, आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा तेजी का। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं इंट्राडे पर्सपेक्टिव से। मनोज जी, क्या लग रहा है? 7830 का भाव है, आधा % नीचे है क्रूड, क्या करे इस करंट लेवल पर? नमस्कार विश्वमोहन जी, बिल्कुल यहाँ पे जिस तरह से जो कोलिग बता रहे हैं कि जो ओवरऑल ट्रेंड जो है वो फॉर्म है, इंटरनेशनल सप्लाई कंसर्न्स बने हुए हैं। लेकिन इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से अगर बात करें तो कल हमने एक अच्छी रैली यहाँ पे कच्चे तेल की कीमतों में देखी थी। और जिस तरह से चाइना में जो कंजम्पशन की खबरें, वहां पे गिरावट का अंदेशा जताया जा रहा है, जिस तरह से लॉकडाउन वहां पे देखने को मिले हैं,
दूसरा यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में एक स्ट्रॉन्ग जो है स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। हमने 102 के भी ऊपर यहाँ पे डॉलर इंडेक्स को निकलते हुए देखा है। नेक्स्ट वीक में यहाँ फेडरल रिजर्व का पॉलिसी भी है और जिस तरह से एग्रेसिव रेट हाइक की संभावना यहाँ जताई जा रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ग्लोबल कमोडिटीज के लिए एक नेगेटिव रह सकता है। इंट्राडे में मेरा मानना है कि 7,920 के अगर लेवल्स यहाँ मिलते हैं तो इंट्राडे के लिए एक बार शॉर्ट सेल कर सकते हैं 8,050 के स्टॉप लॉस से 7,650 तक के यहाँ लक्ष्य रख सकते हैं। मेरा मानना है कि यहाँ पे WTI में 96 से 103 डॉलर का एक रेंज रह सकता है। 103 के ऊपर अगर कीमतें सस्टेन होगी तो ही फिर एक वहां रैली देखने को मिलेगी, नहीं तो एक दायरे में कारोबार बना रह सकता है। इंट्राडे के लिए यहाँ पे सेल ऑन राइज की रणनीति रख सकते हैं। वंदना जी, आपको क्या लग रहा है, क्रूड और एनजी दोनों पर आपका व्यू क्या है आज के लिए, ट्रेडर्स के लिए? विश्वमोहन जी, एक बहुत बड़ी बात है यहाँ पे कि मार्च 2020 के रिकॉर्ड हाई पे अब यहाँ पे गोल्ड डॉलर इंडेक्स जा रहा है। करीब 103 का मुझे लग रहा है लक्ष्य यहाँ पे आ सकता है, तो डेफिनेटली कमोडिटीज पे प्रेशर है। दूसरी चीज है कि इन्वेंट्रीज आज थोड़ी सी बढ़ के आने की उम्मीद है, तो ये दो नेगेटिव ट्रिगर्स हो सकते हैं आज के लिए। मुझे लग रहा है कि 79.20 79.40 इस रेंज तक ऊपर की साइड में कमोडिटी जा सकती है, तो मोमेंटम ट्रेडर यहाँ पे इस लेवल के लिए बाय कर सकते हैं और वहां पे एक बार बिकवाली का दबाव हो सकता है इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में आता हुआ हम देख सकते हैं। दूसरी चीज है यहाँ पे नेचुरल गैस में विश्वमोहन जी जो समर सप्लाई है वो यहाँ पे नहीं बढ़ा है, जो कि आमतौर पे इस समय तक बढ़ जाता था, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे एक जो अपसाइड है वो इंटैक्ट है। तो मेरे ख्याल से नेचुरल गैस में बाइंग करनी चाहिए, थोड़ी सी क्लैरिटी है यहाँ पे ज्यादा। 535 के करीब बाइंग करनी चाहिए, 550 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे हम 528 का लगा के चल सकते हैं। तो बाइंग दोनों में है, लेकिन क्रूड में मुझे लिमिटेड बाइंग लग रहा है और मुझे लग रहा है कि हायर साइड से बिकवाली भी आ सकती है। किशोर सर, आपको क्या लगता है, आप भी नेचुरल गैस बाई करने की सलाह देंगे आज? हाँ विश्वमोहन, आई थिंक नेचुरल गैस में भी बाय करना चाहिए एंड 550 के आसपास का लेवल्स एंटिसिपेट कर सकते हैं। ओके, धर्मेश जी, आपका आउटलुक क्या है नेचुरल गैस को लेकर? देखिए, नेचुरल गैस काफी वॉलेटाइल कमोडिटी है, ये काफी चंचल है, वॉलेटिलिटी इसमें सबसे हावी रहेगी, तो मैं रेकमेंड करूंगा सिर्फ स्पेक्युलेटर इसमें हावी रहे। काफी ऊपरी स्तरों पर सस्टेन हो रहा है, वॉलेटिलिटी काफी ऊपर हो चुकी है। मैं अभी भी इसमें काफी फर्म हूं कि जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण और सप्लाई कंस्ट्रेंट के कारण इसमें डेफिनेटली अच्छी खासी तेजी है मार्केट में, और मुझे इंट्राडे टारगेट अराउंड 550 से 555 का रहेगा। बात कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर की। हालांकि आज रेंज में ही कारोबार हो रहा है, लेकिन फैक्टर्स जो अभी आज के लिए ट्रिगर्स है वो यहाँ पर सपोर्टिव है। इक्विटी में बिकवाली दिख रही है, डॉलर में भी अब हल्की नरमी आई है। किशोर सर, क्या लग रहा है गोल्ड में आज? आई थिंक गोल्ड जो जैसा पहले से भी मैं एंटिसिपेट कर रहा था, ये इसका थकावट का जो सिग्नल्स है वो दिखाई रहे हैं। आप अगर देखें तो डॉलर इंडेक्स पिछले दो ढाई साल के आसपास का जो हाई पे खड़े हैं और डॉलर और मजबूत होते जाएगा, नंबर वन। नंबर टू, बिकॉज ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने वाले हैं, खास करके फेड का इंटरेस्ट रेट्स बहुत ही तेजी से, बहुत ही स्टीप इंक्लाइन पे चढ़ने वाले हैं। तो एज ए मेटल, एज ए नॉन इंटरेस्ट बेरिंग मेटल, गोल्ड इतना अट्रैक्टिव नहीं रहेगा। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म का स्टोरी कुछ खास नहीं है, रेंज बाउंड रहेगा। शॉर्ट टर्म में आपको मतलब आई थिंक अगर यहाँ पे अगेन न्यूज बेस्ड मूवमेंट हो सकता है गोल्ड में, बट आई थिंक इंट्राडे के लिए मैं थोड़ा सा बिकवाली का ही राय अपनाऊंगा। 51,700 इज अ गुड लेवल टू सेल। नीचे में आपको 51,300 के आसपास तक टारगेट्स के लिए इसमें बिकवाली करके चल सकते हैं। इंट्राडे स्टॉप लॉसेस अराउंड 51,900 के आसपास रख सकते हैं। मनोज जी, आपको क्या लगता है, आप भी बेचना ही पसंद करेंगे आज गोल्ड? नहीं, मेरा मानना है कि हमने एक ऊपरी लेवल से अच्छे करेक्शंस यहाँ पे लगभग 7-8% के होते हुए देखे हैं, और हमने 2 दिन पहले भी यहाँ पे लोअर लेवल्स पे 1884 के जो सपोर्ट्स लेवल वो होल्ड होते हुए देखे थे। कल एक हल्की मजबूती कीमतों पे देखने को मिली थी, लेकिन जिस तरह से डॉलर इंडेक्स में मजबूती थी, फिर कीमतों में दबाव देखने को मिला। लेकिन मेरा मानना है कि जब तक यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में 1884 के लेवल्स होल्ड है, फ्रेश सेलिंग यहाँ पे नहीं करना चाहिए, लोअर लेवल्स पर बाइंग कर सकते हैं। 51,350 इंट्राडे के लिहाज से अच्छे बाइंग के लेवल्स होंगे। अगर वो लेवल्स मिलते हैं तो बाइंग करें। 51,180 का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। फिर से एक बार कीमतें 51,700 तक के स्तर जो है यहाँ दिखा सकती है। ऊपर में किशोर सर को लगता है 51,525 पे, और जो मनोज जी का जो कॉल है इंट्राडे के लिए यहाँ पर नीचे की तरफ 51,350 के आसपास खरीदारी की सलाह है। अब वंदना जी, आप क्या करेंगे? क्या आप भी ऊपर में बेचना पसंद करेंगी या नीचे की तरफ खरीदारी?
विश्वमोहन जी, मुझे भी लग रहा है कि सेलिंग ट्रिगर इसमें ज्यादा है अभी, और जिस तरीके से करेंसी मार्केट की मूवमेंट है वो यहाँ पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है गोल्ड प्राइसेस में। तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं सेलिंग साइड में थोड़ा सा रहना चाहूंगी। मेरे ख्याल से 51,525 के करीब आता है, तो वहां पे सेलिंग इनिशिएट करना चाहिए। 51,200 मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इंट्राडे में इनफैक्ट देखने को मिलेगा। 51,650 का स्टॉप लॉस लगा के चलना होगा यहाँ पे। और एक चीज विश्वमोहन जी बताना चाहूंगी, जब तक $1880 होल्ड करता है कॉमिक्स में, तब तक मुझे लग रहा है कि जो डाउनसाइड है वो लिमिटेड है। एक बार जब ये सपोर्ट लेवल तोड़ेगी ये कमोडिटी, तभी जाके हम कह सकते हैं कि यहाँ से rather बहुत शार्प फॉल अब गोल्ड में आने वाला है। जब तक ये लेवल होल्ड किया हुआ है तब तक मुझे लग रहा है कि लिमिटेड डाउनसाइड है, और अपसाइड में मुझे रेजिस्टेंस जो है 1940 के करीब के लग रहा है। धर्मेश जी, बुलियन मार्केट को लेकर आपका आउटलुक क्या है और क्या ऐसे ट्रिगर्स हैं जो आगे यहाँ से प्राइस को ड्राइव कर सकते हैं? आप बुलियन की बात करें तो पिछले हफ्ते भी मैंने कहा था इसमें काफी अच्छी मंदी और प्राइस वहां से ऑलमोस्ट 400-500 रुपए की गिरावट देखने मिली है। मैं भी अपने कलीगों से सहमत हूं, मैं मंदी में ही हूं। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि यहाँ पे मंदी बरकरार रहेगी। ये जो सपोर्ट है ये कम्प्लीटली रूपी के कारण है, रूपी डिप्रिशिएट हो रहा है, उस कारणवश आपको डोमेस्टिक मार्केट में इतनी गिरावट देखने नहीं मिल रही। बट अंतरराष्ट्रीय मार्केट में नो डाउट मुझे लग रहा है कि ये 1880 से 1850 के स्तर आपको शीघ्र ही दिखा देगा। जिस रफ्तार से 10 ईयर यील्ड बढ़ रहा है और एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से इंटरेस्ट रेट बढ़ने की गुंजाइश काफी ज्यादा है, तो गोल्ड में ऐसा सेफ हेवन की यहाँ पे जो शाइन है वो कम होती दिखेगी। डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो मैं तो रेकमेंड करूंगा आप करंट लेवल से 51,500 के स्तर से भी आप बिकवाली करके चल सकते हैं। डाउन साइड मुझे लगता है कि 51,200 से लेके 51,000 के स्तर आपको शीघ्र ही देखने मिलेंगे। पोजिशनली मुझे लग रहा है कि ये 50,800 के स्तर आपको देखने मिल सकते हैं। सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी रहेगी मेरे सोने में। किशोर सर, बेस मेटल्स को लेकर क्या आउटलुक है? हालांकि आज बेस मेटल्स में जो शुरुआती गिरावट थी वहां से रिकवरी दिख रही है। कॉपर, एल्युमिनियम अब ग्रीन जोन में आ गया है। क्या करें आज, क्या सलाह देंगे और कौन से टॉपिक होगी आज आपकी तरफ से? आई थिंक ओवरऑल ये जो एंटायर बेस मेटल है ये थोड़ा सा पुश एंड पुल फैक्टर्स के थ्रू चल रहा है। एक है कि आपको जो यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो एल्यूमिनियम और जिंक निकल में जो शॉर्टेजेस है वो तो सपोर्टिव फैक्टर्स है, नंबर 1। नंबर 2, स्ट्रॉन्गर डॉलर। जो डॉलर स्ट्रांग होता है तो मोस्ट ऑफ द कमोडिटीज इंक्लूडिंग मेटल्स वीक होना चाहिए इन डॉलर प्राइसिंग में। तीसरा चीज है कि चाइना में जो कोविड केसेस जो स्प्रेड हो रहे हैं उसके वजह से जो शंघाई तो लॉकडाउन है और बीजिंग का लॉकडाउन का आशंका जता रहे हैं, और कई इंडस्ट्रीज में वहां पे स्लो डाउन है। हालांकि सिचुएशन मैनेज करने की कोशिश कर रहा है वहां का सेंट्रल बैंक, बट आई थिंक ओवरऑल एक रेंज बाउंड फैक्टर्स है, बिकॉज दोनों साइड अच्छे खासे रीजंस है कि बढ़ने के लिए और घटने के लिए भी। तो आई थिंक ओवरऑल रेंज बाउंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक जो कॉपर है इंट्राडे के लिए मैं एक स्ट्रेटजी के लिए मैं सलाह दे सकता हूं, बिकवाली करें 796 के आसपास आप बिकवाली करके चल सकते हैं। 784 का टारगेट रहेगा, 802 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। बट ये प्योरली इंट्राडे शॉर्ट टर्म प्ले है, बट ओवरऑल एक मेजर डायरेक्शनल कॉल अभी नहीं हो सकता है। ओके, इंट्राडे के लिए बेचने की सलाह है तो आप स्टॉप लॉस भी लगा ले और कैरी नहीं करे, ये एक आप एडवाइजरी के तौर पर रखें। कॉपर जिंक बेचने की सलाह है 780 के टारगेट के लिए कॉपर, जिंक 348 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस 791 का कॉपर में है और जिंक में है 359 का। चलिए, लेकिन एक खबर का एक और रुख कर लेते हैं। हमारे साथ वीवी मेहता साहब भी हैं उस खबर पर बात करने के लिए। CKED हैं। पाम तेल को लेकर इंडोनेशिया ने जो एक्सपोर्ट बैन लगाया उस पर कल ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सफाई भी आ गई है कि सिर्फ जो बैन है जो कल से लागू होने वाला है 28 अप्रैल से, वो सिर्फ RBD पाम ओलियन पर होगा। हालांकि वो रिफाइंड है तो अच्छा है कि अपने घरेलू रिफाइनरी के लिए भी ये बेहतर है कि वहाँ से रिफाइंड तेल नहीं आएगा। क्रूड पाम तेल पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। हालांकि ये खबर पहले ही हम सोर्सेज से आ चुके थे, लेकिन अब ऑफिशियली भी कल शाम को इसका ऐलान कर दिया गया है। सर, अब उसके बाद भी लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में मलेशिया पाम तेल में आज तेजी दिख रही है, कल भी तेजी दिख रही थी। क्या वजह है? क्या RBD पाम ओलियन की भी बाइंग काफी देश कर रहे हैं? क्या करते हैं इस वजह से लग रहा है कि वहां पर सप्लाई कम होगी इसकी? नहीं, पहले तो जो अनसर्टेनिटी थी कि सारे पाम ऑयल बैन हो जाएगा इंडोनेशिया से, वो कॉज ऑफ कंसर्न था इंडिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए था। बट बेटर सेंस हैज प्रिवेल्ड। नाउ दे से ओनली दे विल RBD only the restricts and they will continue to export CPO and
crude refined palm oil, not palm oil. Palm oil they will export. So if you see the market, Monday morning it was 600 point up, शाम तक तो हो गया 100 पॉइंट अप थे, और अभी जो क्लैरिटी आ गई है तो उसके वजह से मार्केट है। मगर आरबीडी ओलिन भी सबसे क्वांटिटी इंडोनेशिया एक्सपोर्ट करता था, और अगर कल की उसकी जो प्रेस नोट में है कि जब तक जो 20,000 अभी रुपया हो गया पर लीटर का और 14,000 नहीं आएगा तब तक हम ये बैन चालू रखेंगे, रिस्ट्रिक्शन चालू रखेंगे, तो नेचुरली थोड़ा सप्लाई डिस्टर्ब होगा। पर जहां तक इंडिया का सवाल है, हमारे लिए तो क्रूड पाम ऑयल ठीक है, क्योंकि हमारे पास काफी कैपेसिटी है, रिफाइनिंग कैपेसिटी है, और क्रूड आए उसमें इंडिया का भी फायदा है, हमारी रिफाइनरी चलेगी, कैपेसिटी यूटिलाइज होगा, वैल्यू एडिशन होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा। तो दूसरा क्या हो रहा था, आरबीडी ओलिन जो इंडोनेशिया से आ रहा था उसमें सीपीओ में $575 की ड्यूटी थी, वैसे आरबीडी की नीचे थी, उसके वजह से आरबीडी डिस्काउंट होके आ रहा था, और इंडिया में वो सस्ता आ रहा था। सीपीओ से सस्ता आरबीडी ओलिन $20 में मिल रहा था, तो मार्केट डिस्टॉर्ट होते थे। तो इसकी वजह से अभी अगर आरबीडी ओलिन नहीं आएगा तो मार्केट डिस्टॉर्ट नहीं होगी, तो एक फायदा अपने लिए अच्छे हाल। वो जो एक्शन आया है, पहले भी 2 साल पहले इंडियन गवर्नमेंट ने भी आरबीडी ओलिन बैन कर दिया था, क्योंकि यहाँ वो चाहते थे कि कच्चा माल आए, यहाँ रिफाइन हो। अभी फिर भी आरबीडी ओलिन का चाहे तो थोड़ा बहुत मिलेगा मलेशिया से, पर ये इंडोनेशिया जो मार्केट डिस्टॉर्ट का जो था वो चीज निकल जाएगी। तो एक अच्छा डिसीजन है, लेट्स ऑफ दे मेंटेन दिस डिसीजन हियर। नहीं, एक डबल मतलब दो डिसीजंस अच्छे हैं। एक तो क्रूड पाम तेल की सप्लाई आती रहेगी, और दूसरा आरबीडी पाम ओलिन नहीं आने से घरेलू रिफाइनरी कंपनीज को यहां पर फायदा होगा। सर, अब अगला सवाल होगा, क्या ये अलार्मिंग कॉल था, वेकअप कॉल था सरकार के लिए, अगर इस तरह के फैसले फ्यूचर्स में अगर मलेशिया, इंडोनेशिया, कोई भी बड़े सप्लायर जो खाने के तेल के हैं हमारे लिए, अगर वहां से इस तरह की दिक्कतें आती तो क्या अब पूरी तरह से तैयारी जोर शोर से करनी पड़ेगी? एडिबल ऑयल मिशन जिसकी वकालत आप लोग लगातार करते आ रहे हैं, उसे अब पूरा करने का, उस पर जोर लगाने का वक्त आ गया है? देखिए, पाम ऑयल और बाकी के तेल इतने सस्ते मिल रहे थे, तो हमारी गवर्नमेंट ने सोच लिया कि कोई जरूरत नहीं है। ये 20 साल की बात कर, पॉलिसी मेकर कंफर्ट लेवल पे आ गए थे कि भाई जितना चाहे इतना तेल सस्ता मिल रहा है, क्या जरूरत है। और उनके लिए फूड सिक्योरिटी का मतलब था गेहूं और चावल। नाउ दे हैव रियलाइज कि गेहूं चावल खाली फूड सिक्योरिटी नहीं आता है, पल्सेस भी आता है और एडिबल ऑयल है। लास्ट 3-4 साल से ध्यान अच्छा है, मगर जो नेशनल मिशन एडिबल ऑयल में काम थोड़ा बहुत हो रहा है, पर मैं हमने बार बार बताया कि भी आप 500,000 करोड़ से कोई आपको ये मिलेगा नहीं रिजल्ट। हर साल 5 से 10,000 करोड़ आप पंपिंग कीजिए, 5 साल के लिए किए तो टेंजिबल रिजल्ट आपको मिलेंगे। आज हमारा जो ऑयल सीड का प्रोडक्शन है वो 30 मिलियन से 32 मिलियन है। टारगेट कीजिए कि भाई 25 से 26 45 मिलियन, और बाय 30 आपको 60 मिलियन करना है। और उसके लिए क्या क्या करना जरूरी है उसका सारा उपाय कीजिए, तो ही आपकी जो आत्मनिर्भरता है वो बढ़ेगी। हमारी जो डिपेंडेंस है आज 65% है, वो एटलीस्ट 15-20% नीचे आ जाएगी। इट्स ए मैटर ऑफ फूड सिक्योरिटी। नो कंट्री कैन डिपेंड सो मच हेवीली ऑन द फूड आइटम्स। ये देखिए, वी आर टेकन फॉर राइट, वी आर पेइंग द प्राइस थ्रू आवर नोज, वी आर द प्राइस टेकर्स। तो जरूरी है कि हम अपना उत्पादन बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक अपनी डिपेंडेंस कम होगी, और तभी हम डिसीजन ले पाएंगे। अभी तो जो ये वर्ल्ड में भाव चलता है वो भाव पे अपना ला रहा है। यूक्रेन वॉर हुआ, उसके पहले सनफ्लावर $1,700 था, आज $2,100 में भी नहीं मिल रहा है। अर्जेंटीना से $400 बढ़ गया, एंड यू आर पेइंग थ्रू द नोज। तो जरूरी है कि एक अलार्म है, एक वार्निंग अलार्म है कि भाई हम अपना पूरा फोकस अपने ऑयल सीड के प्रोडक्शन पे बढ़ाए, ताकि हमारी आत्मनिर्भरता तक हम आगे बढ़े। जो प्राइम मिनिस्टर साहब भी चाहते हैं कि फार्मर क्या आमदनी दोगुनी हो, तो दिस इज वे फॉरवर्ड। ओके, शुक्रिया मेहता जी। आप जी शुक्रिया मेहता जी, आपने वक्त निकाला एक अहम खबर पर अपने पूरी डिटेल्स देने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और वापस से वायदा बाजार का रुख करते हैं। और मेटल की बात हो रही थी, अब वंदना जी आप आज बेस मेटल्स में क्या खरीदने की सलाह दे रही हैं, या कोई सेल कॉल है?
विश्वमोहन जी, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सेलिंग करके चलना चाहिए क्योंकि मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव है। जिंक में यहाँ पे सेलिंग करनी चाहिए 356 के करीब, 350 तक मुझे लग रहा है कि प्राइसेस नीचे की तरफ आ सकते हैं एक बार, और स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 359 का। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे कॉपर है। इनफैक्ट कॉपर में भी मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा सा रिकवरी है, लेकिन फिर से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है डॉलर इंडेक्स की भी वजह से। कॉपर में 788.5 यहाँ पे एक बार सेलिंग इनिशिएट करना चाहिए, 380 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के चल सकते हैं 391 का। कॉपर और जिंक किशोर सर की तरफ से भी और वंदना जी की तरफ से भी। मनोज जी, आपकी टॉपिक क्या होगी आज मेटल में? विश्वमोहन जी, कॉपर में जो है प्रेशर दिख रहा है और ये कमोडिटी इंट्राडे में बिकवाली के लिहाज से बेहतर रहेगी। वर्तमान लेवल पे भी यहाँ शॉर्ट सेल कर सकते हैं। 797 का एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करें। नीचे में यहाँ 782 784 तक के जो लेवल से वो देखने को मिल सकते हैं। तो कॉपर में यहाँ इंट्राडे में बिकवाली की जा सकती है। की कॉल से तीनों जानकार कॉपर बेचने की सलाह दे रहे, साथ ही दो जानकारों की तरफ से जिंक भी बेचने की सलाह आ रही है। धर्मेश जी, मेटल पर आपकी राय, आप क्या खरीदना या बेचना पसंद करेंगे? देखिए, मेरी कॉपर लास्ट वीक बेट थी कि इसमें बिकवाली करके चल सकते हैं। 820 का स्तर था, अभी ऑलमोस्ट 780 हो गया है, तो उसमें 40 रुपए गिरावट तो ऑलरेडी हम खा चुके हैं। मैं रेकमेंड करूंगा अभी जो बेट रहेगी मेरी जिंक में रहेगी। मैं जिंक में रेकमेंड करूंगा आप यहाँ पे बिकवाली करके चल सकते हैं। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 350 के स्तर आपको शीघ्र ही देखने मिलेंगे। इनफैक्ट पिछले एक हफ्ते में अगर आप होल्ड करें तो 15 से 20 रुपए की और गिरावट करंट लेवल से देखने मिल सकते हैं। तो ये वक्त मेरी जिंक की कॉल रहेगी। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं स्पाइसेस की। स्पाइसेस में आज हालांकि रेंज में कारोबार हो रहा है। किशोर सर, क्या स्पाइसेस में कोई टॉपिक है आपकी तरफ से आज? माफ करो, आई थिंक हम लोग एज एन एग्री कमोडिटीज की ट्रैक नहीं करते हैं, तो स्पाइसेस में मेरा कोई राय नहीं है। चलिए वंदना जी, आपकी तरफ से स्पाइसेस में कोई कॉल? विश्वमोहन जी, जीरे में काफी बड़ी हम लोगों ने अपसाइड फॉर्म हुआ देखा था, लेकिन ऊपरी स्तर से एक मुझे करेक्शन लग रहा है एक्सपेक्टेड है जीरे में। तो यहाँ पे एक सेल कॉल होगी 22,025 के करीब सेलिंग इनिशिएट करना मे कॉन्ट्रैक्ट में। टारगेट यहाँ पे 21,850 का होगा। स्टॉप लॉस हम लगा के चल सकते हैं 22,100 या 22,125 का। चलिए बात कर लेते हैं कॉटन की। कॉटन को लेकर एक खबर भी आ रही है कि एक्सपोर्ट यहाँ पर बैन किया जा सकता है। मनोज जी, कितना इसका असर होगा और क्या फायदा होगा? भाव नीचे आएंगे? देखिए, एक यहाँ दायरे में कारोबार हम कॉटन में देख रहे हैं और जो इंटरनेशनल मार्केट है वहां भी ऊपरी लेवल्स पर प्रेशर बनते हुए दिख रहे हैं। जिस तरह से डॉलर इंडेक्स में मजबूती देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं जो रैली है वो हॉल्ट होती हुई लग रही है। हो सकता है कि यहाँ पे जो एक्सपोर्ट बैन की खबरों के चलते थोड़ा कीमतों में सपोर्ट देखने को मिले, लेकिन मेरा मानना है कि 44,200 यहाँ भी अभी एमसीएक्स में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बने हुए हैं। मैं वायदा की अगर बात करूं तो अगर वो लेवल्स मिलते हैं तो यहाँ फिर बिकवाली ही करके चलना चाहिए। 44,500 44,600 ये स्टॉप लॉस रख सकते हैं। नीचे में 43,650 ये अच्छे सपोर्ट है, तो वो स्तर फिर यहाँ एक बार देखने को मिल सकते हैं। तो कॉटन में अभी भी यहाँ सेल ऑन राइस की रणनीति जो है वो रखी जा सकती है। राइस की रणनीति के साथ आप काम कर सकते हैं। शुक्रिया मनोज जी आपका, वंदना जी आपका, किशोर जी आपका और धर्मेश आपका। आप लोगों ने वक्त निकाला और पूरा आउटलुक समझाया और बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए। तो मुनाफे